हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे डेली एमसीक्यू एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन वाज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? किस ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ था? देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, इसकी अहमियत क्या है मैं भी आपको आगे बताता हूँ। पहले ट्राई टू आंसर कि किस ईयर में ये स्टैब्लिश किया गया था। ए 1970, बी 1972, सी 1980 और डी 1986। So the correct answer is B 1972 में। अब देखो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ तो अब आपको आइडिया लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था, ठीक है, विच इन लेटर ईयर्स पेव्ड वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो जो हमारी मिनिस्ट्री थी उसका पहले नाम था आपका नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और 1984 में ये एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बन गई थी। ऑलराइट, तो ये ईयर याद रखिएगा 1972, और 1984 में ये फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बन गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इकोलॉजी इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस? पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है कम्युनिटी एंड तीसरा है बायोम। सो इकोलॉजी किससे लिए कंसर्न रहती है, किसके लेट्स से एक्शन से अदर चीजों को भी इफेक्ट हो सकता है, राइट, या कैसे आपस में इंटरकनेक्शन है आपको बताना है इसमें। सो ए 1 और 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 और डी तीनों। ट्राई टू आंसर। करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑल थ्री, दैट इज डी, राइट। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट। तो मतलब इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक के साथ रिलेशन, राइट, बायोटिक का विद इन इट्स बायोटिक कम्युनिटी या पॉपुलेशन, उसका स्टडी, ये सारी चीजें ये 4 लेवल पे आपकी स्टडी की जाती है। सो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स, राइट, जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी ये आपका बायोटिक में आ जाएगा, और बायोम्स जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, आपको उसमें और अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is considered as the most fragile biome of all? Okay, A tropical evergreen forest, B tropical deciduous forest, C tundra और D taiga type of biome. Okay, so पहले देखो बायोम होता क्या है। बायोम किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। ओके, मोस्टली ये हम टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होता है ना उसकी बात की जाती है, राइट, टेरेस्ट्रियल होते हैं ये, दैट इज ऑन लैंड। जो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का आसपास का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको हम बोलते हैं बायोम। वो सबसे बड़ा आपका रीजन होता है। तो बताइए सबसे फ्रेजाइल बायोम किसको बोलते हैं? करेक्ट आंसर हियर इज सी टुंड्रा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हम लैटिट्यूड वाइज जाएं, जो टुंड्रा है सबसे हायर लैटिट्यूड पे आपका आता है। अगर मैं इससे बताऊं, दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, तो यहाँ पे आपको नियर पोल्स साउथ और एज वेल एज नॉर्थ पोल में ये आपके टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट या टुंड्रा टाइप ऑफ बायो मिलता है। यहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम होते हैं। ऑलराइट, ये तो चलो लैटिट्यूड की बात होगी। मैंने आपको जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था दैट ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। जैसे हम हायर इन द लैटिट्यूड ऊपर तक जा रहे हैं तो हमको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिल रही है। वैसे ही अगर हम हाइट में अगर जाएंगे, अगर कोई पहाड़ है, अगर हम उसमें हाइट में ऊपर ऐसे ही जाएंगे तो पहाड़ के ऊपर भी हमें टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल सकता है, राइट। तो जैसे माउंट एवरेस्ट के अगर आप ऊपर साइड आ रहे हो तो आपको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहीं ना कहीं मिल सकती है। ओके, अब देखते हैं इसको फ्रेजाइल बायोम क्यों बोला जाता है। पहला रीजन जो टुंड्रा बायोम है वहां पे एक तो लिविंग कंडीशंस बहुत ही हार्श है, बहुत ही एक्सट्रीम है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा भी पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग वहां पे एकदम भयानक चेंजेस ला सकता है। ऑलराइट, जिसकी वजह से वहां के प्लांट और एनिमल्स की जो लाइफ है दे कैन बी इन थ्रेट। इसलिए बोलते हैं कि दिस इज द मोस्ट फ्रेजाइल बायोम ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
4. Which of the following factors are responsible for the formation of major biomes? ठीक है, अब ये बायोम्स की हमने बात की, तो ये बायोम्स बनते कैसे हैं, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। ए, पहला स्टेटमेंट है रोटेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अर्थ अराउंड द सन। दूसरा है द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एंड तीसरा है एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। एक फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे हम एक इंडिविजुअल हैं, लेट्स से हम एक किसी पीस ऑफ लैंड पे यहाँ पे रह रहे हैं, ओके, बहुत सारे इंडिविजुअल यहाँ पे रह रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया। तो हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास नदियां हो सकती हैं, या पॉन्ड हो सकता है, एग्रीकल्चरल फील्ड हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, तो ये जो पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट है एक, राइट, वो हमारा एक बायोम बोल सकते हैं, राइट। तो ये बायोम, ये फिजिकल एनवायरनमेंट बनता कैसे है, जहाँ पे स्पीशी रहता है, आपस में इंटरेक्ट करता है, ठीक है, अपनी चीजों की जरूरत की जो चीजें हैं वो उसको अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलती हैं। तो ये बायोम बनता कैसे है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, तो आपको बताना है। तो बताइए, A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 और D 1 2 3 तीनों। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, तीनों फैक्टर्स। तो आपको पता है कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, सॉरी सीजन चेंज होता है, ठीक है, सीजनल चेंजेस होते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, राइट। टिल्ट ऑन द अर्थ ऑफ इट्स एक्सिस, तो इससे क्या होगा, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो इंसुलेशन है, राइट, जो हमारे यहाँ ठंडियां पड़ती हैं, सर्दियां पड़ती हैं, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे गर्मी होती है, ये बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, हमारा अर्थ ऐसे टिल्टेड है, राइट। लेट्स से यहाँ पे सन है, तो अभी हमारा देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा है, तो ज्यादा यहाँ पे गर्मी होगी, समर्स चल रहे होंगे। सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ये अवे फ्रॉम द सन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी विंटर्स चल रही है, ओके। सो इसकी वजह से भी आपके, देखो, बायोम बनने के लिए टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस से टेम्परेचर चेंज होता है, यस। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसके वजह से भी आपका सीजनल चेंजेस होते हैं, एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन इन वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन। बारिश भी हमारे यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए कहीं पे होती है, कहीं पे साल भर होती है, तो ये भी इसकी वजह से भी आपका जो बायोम बनता है, राइट। सो ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो रोटेशन ऑफ प्लैनेट, यहाँ पे भी आप ठीक कर ले, रेवोल्यूशन है ये आपका, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है, इसकी वजह से अलग अलग डिस्टिंक्ट सीजन्स बनते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम, स्प्रिंग, ओके। These variation together with annual variation in precipitation accounts the formation of biomes. कौन कौन से बायोम्स होते हैं, डेजर्ट बायोम, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टाइगा, ये सारे टाइप के बायोम्स होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following are the abiotic component of the environment? Abiotic component, तो चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो आपके बायोटिक कॉम्पोनेंट में आते हैं, ओके। सो इसमें बताएं, टेम्परेचर, एनिमल्स, लाइट्स एंड ट्रीज, इसमें से कौन सा एबायोटिक होगा। बहुत सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए, A 1 and 3, B 2 and 4, C 1 3 4, D 1 2 and 4. Try to answer. So the correct answer here is A 1 and 3. ये आपका टेम्परेचर और लाइट यहाँ पे एबायोटिक कॉम्पोनेंट हो जाएगा, ओके। एंड एनिमल्स एंड ट्रीज आपके बायोटिक कॉम्पोनेंट, जो भी लिविंग बींग्स हैं वो आपके बायोटिक में आ जाएंगे। तो एबायोटिक में आपका रेन, टेम्परेचर, राइट, लाइट, विंड, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, राइट, जो भी नॉन लिविंग होते हैं। चलिए, और यही बायोटिक प्लस एबायोटिक मिलके आपका पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है, ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो temperature, water, light and soil are the abiotic component which characterize the habitat of an organism, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, राइट। सो जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है, ठीक है। और यही बायोटिक कंपोनेंट अपने ये बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो इस पूरे चीज को हम इकोसिस्टम बोल देते हैं, राइट। इसी इकोसिस्टम का मल्टीपल इकोसिस्टम जब बनते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, कंप्लीट बायोम आपका बन जाता है,
ठीक है, इट इज द बायोम जो होता है आपका लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है, और इट इज मेजरली कंसर्न विद द टेरेस्ट्रियल, लैंड से रिलेटेड होता है। चलिए